ओके, रेडी ने? अब मेरी आपको आवाज़ नहीं आएगी। जब आपकी वीडियो आए ना इरफान भाई, आपने बिस्मिल्लाह करना है, ठीक है? ओके, स्टैंड बाय। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाजरीन, कश्मीर तवज्जो चाहता है। मैं हूं आपका मेज़बान एसएम इरफान ताहिर। आज हम बड़े ही अहम मौजू पर जो है वो बात करने जा रहे हैं। इंडिया एंड चाइनीज़ बैटल ओवर कश्मीर। कश्मीर के हवाले से जो हालिया भारत और चाइना का जो क्लैश है, जो तजादात हमें दिखाई दे रहे हैं, सरहद के अंदर बहुत कशीदगी दिखाई देती है, इस पे हम बात करेंगे। आज बड़े ही जो है अहम शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इक़्तिदार करामत चीमा, जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं, यहाँ बरतानिया में हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर जो है वो बाकायदा स्टेट कमीशंस के साथ जो है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से इनकी रिपोर्ट भी पब्लिश हो चुकी है। और दीगर जो है ये यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो एज ए डायरेक्टर के तौर पर, इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के डायरेक्टर के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं अपनी मोअज़्ज़ज़ दूसरी शख्सियत का जो है वो आपसे तारुफ करवाता चलूँ। पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, जो कि सेनेटर की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इनकी जो है अस्करी महाज पर बहुत ज़्यादा महारत है। 1971 की वार के अंदर जो है एज ए जो है लीडर की हैसियत से वहाँ पे भी अपने फौज के ज़रिए से खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। तो इनसे भी हम बात करेंगे। ये अस्करी महाज पर, पॉलिटिकल महाज पर और सफारती महाज पर भी जो है स्पेशल एनवाय के तौर पर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। मैं सर वेलकम करता हूँ आप दोनों शख्सियात को अपने स्टूडियो के अंदर। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज जो है डॉक्टर इक़्तिदार करामत चीमा आपसे करना चाहूंगा कि आप मुझे बताइएगा कि अभी हालिया जो है हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने बकायदा तौर पर कश्मीर के अंदर एक सर्कुलेट जो है वो जारी किया है कि 2 माह के लिए जो है एलपीजी जो है वो सेव कर ली जाए, फूड या खुर्दोनोश की जो जरूरियात की अशिया है वो कर ली जाए। तो आप क्या समझते हैं कि क्या जो है वो सूरत हाल होने जा रही है, कौन सा तसादुम जो है वो बपा होने जा रहा है? उसके एक जो है अलार्मिंग सिचुएशन जो है एलएसी पर जो है हमें दिखाई देती है भारत और चाइना के माबैन। इस पर थोड़ी सी मुख्तसर सी रोशनी डालिएगा प्लीज। इरफान, बहुत शुक्रिया। पहली मैं आपको ये गुजारिश करूं कि अगर हम ये समझ रहे हैं कि भारत और चीन किसी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है इंटरनेशनल रिलेशंस का और डिफेंस के अमूर का, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी जंग जो है भारत और चीन के दरमियान होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि भारत इंतहाई कमजोर है चीन के मुकाबले में। और जैसा आपने देखा कि वो मोदी साहब जो कहते थे कि मेरी 52 इंच की छाती है, और जिन्होंने कश्मीरियों का जीना जीरन कर रखा था, अब वो अपनी जान छुड़वाना चाह रहे हैं चाइना से। उनकी वो 52 इंच की छाती जो है वो अब चीन के मुकाबले में हमें कहीं नजर नहीं आई। और दूसरा, उन्होंने तो यहाँ तिरपन तक कह दिया है तिरपन कि हम, तिरपन तिरपन इंच की। हाँ चलिए, 1 इंच बढ़ा लें। तो फिर दूसरा ये है कि उनके साथ अजीब वाकया ये हो गया है कि एक तो उनके बेचारे फौजी, एक भी गोली नहीं चली, और उनके 10 फौजी और उनका एक कमांडिंग ऑफिसर मारा गया, और उनके अफवाज के एक कर्नल को, 2 मेजर्स को, कैप्टन को और 20 लोगों को चीन की आर्मी उठा के ले गई। अब वो बेचारे पहले तो उस पर खामोश रहे, जब भारत में शोर मचा तो उसके बाद उन्होंने अब ये कहा कि देखिए, हम तो उनके वजीर दिफा भी कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के तहत जो है अफामो तफहीम से इस मसले को हल करेंगे। मोदी ने भी ये कहा है कि देखिए, हमारे इलाके में ना कोई घुसा है, ना कोई घुसपैठ हुई है, ना किसी ने आके कब्जा किया है, सब चीजें वैसी हैं। तो जंगें तब होती हैं जी। जब दोनों फरीक जो हैं वो समझें कि वो एक दूसरे के साथ मुकाबला करने को तैयार है, दोनों के पास एक जैसी ताकत हो। लेकिन भारत यकीनी तौर पर इसमें हमें नजर आ रहा है कि कमजोर है।
खारजा पॉलिसी के हवाले से भी और दिफाई पॉलिसी के हवाले से भी। तो उन्होंने जो हालांकि भारत में अब मीडिया भी और अपोजिशन पार्टीज भी शोर मचा रही हैं कि देखिए चीन ने हमारा बहुत सारा इलाका जो है उस पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मोदी हुकूमत किसी तरह भी इस काबिल नहीं है कि वो चीन का मुकाबला कर सके। दूसरी जो बात आपने की कश्मीर के हवाले से, तो आप देखिए कि कश्मीर में जो इतने अरसे से लॉकडाउन है उसमें लोगों का जो है पहले ही हालत खराब है। जैसे आपको पता है कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा के जो ग्लोबल स्टीयरिंग कमेटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ जेनोसाइड उसका मेंबर हूँ। हमारे भी बहुत कंसर्न है और इस पे अक़वाम मुत्तहिदा से हमने मुख्तलिफ मौके में भारत पर जोर भी डाला है कि लॉकडाउन उठाया जाए और लोगों का जीना जो हराम किया हुआ है। और सबसे बड़ा ये है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वहां से कि भारत इंसानी हकूक की क्या खिलाफ वर्जियां कर रहा है, क्योंकि इंटरनेट बंद है, कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड है। तो मेरा ख्याल है कि भारत को अब ये खतरा लाहक हो गया है कि क्योंकि अक्साई चीन एक बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट इरफान शुरू हुआ उसकी एक वजह ये भी है कि जो इन्होंने दौलत बेग ओल्डी रोड जो भारत 2002 से तामीर कर रहा था, चीन को उससे पहले से रिजर्वेशन थी कि ये जो है वो आगे जो है इनका जो एयरबेस है वहां उस तक जाती है और फिर हाईवे और फिर आपको पता है सी पैक तक ये पहुंचे। तो चाइना जो है वो यकीनी तौर पर उसने भारत को बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है कि हम आपकी ये रोड और आपकी ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है कि आप उस जो दौलत बेग ओल्डी रोड से और कई रास्ते निकाल रहे हैं वो हमें मंजूर नहीं है। मेरा ख्याल है भारत को एक गलत फहमी हो गई थी 2017 में जब डोकलाम पे कॉन्फ्लिक्ट चला, जब चीनी और भारतीय अफवाज बिल्कुल आपने सामने हो गई भूटान के बॉर्डर पे। तो उस वक्त चीन ने सिचुएशन को डीएस्केलेट किया और अफवाज वापस चली गई। तो बजाय इसके कि भारत उससे कोई सबक सीखता, उन्होंने एक नारों की सियासत शुरू कर दी बीजेपी ने इलेक्शन जीतने के लिए कि हमने देखिए कि चीन को वापस भेज दिया है, आइंदा हम जो है ये सारे का सारा जो है इलाका अक्साई चीन का वो हम लेंगे और चीन के जहां एडमिनिस्टर करता है अक्साई चीन के जिस इलाके वो भी हम वापस लेंगे। तो उनको शायद ये गलत फहमी हो गई थी कि चीन उनसे डर गया 2017 में। तो वो जो नारे हैं उसी पे अमल दरामद करने के लिए उन्होंने कश्मीर की खुद मुख्तारी भी खत्म की और फिर उन्होंने जो है आपको पता है कि लद्दाख को चीन से अलहदा किया। तो जाहिर है लद्दाख और अक्साई चीन और ये जो पूरा रीजन है वो बहुत ज्यादा अहम है चाइना के लिए, सी पैक के हवाले से, फिर तिब्बत के एक्सेस के हवाले से। तो चीन ने अब जो है भारत को बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है कि आप अपनी हद में रहें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स जारी रखते हो, खासतौर से आपको पता है कि चीन के जो पाकिस्तान में कम्युनिकेशन के उनके अटैची हैं, उन्होंने ये ट्वीट भी किया था कि आपने क्योंकि लद्दाख को कश्मीर से अलग किया है और कश्मीर की जब से आपने 370 सस्पेंड किया है तो ये सारा कुछ उसका जो है वो नतीजा है। चलें ठीक हो गया डॉक्टर साहब, मैं दोबारा जो है वो आता हूँ कश्मीर के हवाले से। अमित शाह की जो है वो पार्लियामेंट के अंदर स्पीच भी आई कि हम जो है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर उसको भी लेंगे, अक्साई चीन भी लेंगे, सारा जो है वो जम्मू कश्मीर की रियासत मुकम्मल करेंगे। जनरल साहब, आप जो है अस्करी महाज पर तजर्बा रखते हैं, प्रैक्टिकली जंग के अंदर 1970 के अंदर जो है बड़ा एक इबरतनाक जो है वो बड़ा दर्दनाक जो है वो भी सानहा हुआ जब हमसे जुदा हुआ मरकजी मशरकी जो पाकिस्तान था। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप क्या समझते हैं 10 कोर जो है वो उन्होंने वहां पर तैनात कर दिए गए हैं, तकरीबन 45,000 फोर्सेस कहा जाता है वहां एलएसी पर उन्होंने इकट्ठी कर दी हैं। तो आप क्या समझते हैं, कोई जंग का जो है शाखसाना कोई दिखाई देता है कि या वैसे जो है ये एक तसादुम की या क्लैश की या कशीदगी की सूरत हाल है? जी इरफान, बहुत मेहरबानी। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा प्रीएम्बल दे दिया है और मैं उससे एग्री करता हूं। ये जो है ना, जंग करना बड़ा मुश्किल काम है और इंडिया उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इंडिया की फौज का मुराल डाउन है और ये जो जंगें लड़ी जाती है ना, इसके लिए आपके पास विल टू फाइट होनी चाहिए, यानी देयर शुड बी काज ऑफ वॉर। आप मोटिवेट करते हैं सोल्जर को, वो बंदूक की गोली के आगे जाता है ओनली देन जब हमें ये पता हो कि इसकी एक मजबूत काज है। इंडिया की कोई काज नहीं है फॉर फाइट, ये तो एग्रेसर हैं। और जो इसलिए ये जो हांगुशबाजी कर रहे हैं ना, ये गीदड़ बबकियां हैं, 2 महीने का ये कर लें वो कर लें। इनके तो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, इनके पास असला नहीं है। फिर ये जो टरेन है ये डिफिकल्ट टरेन है,
यहाँ जनरेट ही नहीं हो सकती बड़े पैमाने पे। यहाँ पे माउंटेन होस्टाइल है, यहाँ वेदर होस्टाइल है, यहाँ बहुत बड़ी डंपिंग चाहिए आपको, राशन की भी, एमुनिशन की भी, टू फाइट ए वॉर। इट्स अ नाइटमेयर। और इंडिया जैसी फौज जो है, जो पहले से 62 में भी इनको जूते पड़े और ये भागे, तो अभी भी ये उनको फेस नहीं कर सकते। एक तो बात ये है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, मसला ये है, इस वक्त दुनिया में 4 फ्लैश पॉइंट्स हैं। एक है यूरेशिया का, जहां ये नेटो और बेस्ड अमेरिका बैक नेटो है, जो कि रशिया के साथ यूक्रेन में सींग अड़ाने वाली बात है। एक है साउथ चाइना सी का मसला, एक है मिडिल ईस्ट का मसला, जहां ईरान भी है, यमन भी है, सारा मसला, और एक है साउथ एशिया। अभी साउथ एशिया में जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, उसका पीस प्रोसेस जारी है। लेकिन अभी हालिया दौर में ये जो कश्मीर का फ्लैश पॉइंट है, ये लिंक हो रहा है विद साउथ चाइना सी, दोनों तरफ, बिकॉज ये कंटेनमेंट ऑफ चाइना की बात है एट द स्ट्रेटेजिक लेवल। और कोशिश ये हो रही है कि कुबैरी बेड़ा साउथ चाइना सी में फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करें, तो चाइना की फोर्सेस को फिक्स वहां हो जाएं और वो इधर लद्दाख की तरफ ना आ सकें, और लद्दाख की तरफ अगर आए तो वहां उनका वीक एरिया हो। तो इस तरह की मूवमेंट है। लेकिन चाइनीज जो है, उनकी सोच लंबी है। दूसरा वो वार मोंगरर नहीं है। चाइनीज सोच है स्ट्रेटेजिक, वो हैं पीस लविंग, वो कहते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस। उनकी बात इकोनॉमी पे है। वो कहते हैं कि ग्लोबल ऑर्डर जो है वो अभी वन बेल्ट वन रोड का चलेगा। वो एक ब्रॉडर, एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें बहुत से डेवलपिंग भी, डेवलप कंट्रीज भी लिंक्ड हैं, और उसके अंदर वो चलाना चाहते हैं। इंडिया को अपनी औकात नहीं पहचानी, तो इन्होंने 2-4 गलतियां की। एक तो चाइना की कंटेनमेंट और एनसर्कलमेंट में पार्टी बन रहे हैं। दूसरा, ये क्वाड ग्रुप की फॉर्मेशन में ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया और अमेरिका, जापान। ये उसका पार्ट बने, ये बने। इसके बाद इंडो पैसिफिक डिफेंस पिवट का ये अपने तौर के ऊपर आगे छाती निकाल के वो निकल रहे हैं। फिर इन्होंने जो गलती की है, 370 को रिवोक किया और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे मुआहदे के ऊपर एक खत्ते तनसीख खींच दी, यानी वो सारे कैंसिल। शिमला मुआहदा हमारी तरफ, चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। तो अभी तो लद्दाख इज नॉट इंडियन टेरिटरी। लद्दाख और कश्मीर इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी अंडर द यूएन चार्टर एंड रेजोल्यूशन, और देयरफॉर वहां तो जिसका हाथ जितना लगेगा वो उसको ले लेगा। आपने तो इररेलेवेंट कर दिया। इसलिए जब चाइनीज से पूछा गया कि आपका इंडिया के साथ बॉर्डर 3400 किलोमीटर है, तो उन्होंने कहा नो, हमारा बॉर्डर सिर्फ 2000 किलोमीटर है, बाकी तो डिलिनेट ही नहीं हुआ। तो दैट इज द रीजन कि ये इन्होंने जब पंगा लेना शुरू किया दौलत बेग ओल्दी के एयरपोर्ट तक पहुंचने की, जो तकरीबन कराकोरम पास से 8 किलोमीटर दूर है, तो इन्होंने ये बिल्डअप की कोशिश की और ये थ्रेट करने की कोशिश की कि बल्तिस्तान में सी पैक को थ्रेट करेंगे, जो कि एक पिवटल जिपर है, एक ऐसा लिंक है जो वन बेल्ट वन रोड को, चाइना को इस लिंक के जरिए अरेबियन सी और इंडियन ओशन से लिंक करता है। ये सी पैक एक ऐसा गेम चेंजर है जिसने चाइना की जो एंसरेंट है उसको ब्रीच कर दिया, और वो बाईपास करके ऐसी जगह पे जो 20-25 हजार किलोमीटर का जो इलाका था, जो सफर था, उसको कम करके 2-3 हजार किलोमीटर पे आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम है। अच्छा जनरल साहब, स्ट्रेटेजिक जो है, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो है डॉक्टर साहब ने कहा, इसी चेंजेस की वजह से जो है ये कशीदगी हुई है। इसमें कहा यह जा रहा है कि चाइना के जो पानी है, जो समंदर है, वहां पर अमेरिकन 2 बैरी बेड़े जो है वो भी पहुंच चुके हैं। अमेरिका जो है, क्या आप समझते हैं कि अमेरिका की शय पर जो है ये सब कुछ किया जा रहा है सी पैक को सबूताज करने के लिए, या इसके अंदर और भी मुहर्रिकात शामिल है? नहीं, देखिए, एक स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल ट्रायंगल है जिसको हम शैतानी त्रिकोण कहते हैं। उसमें अमेरिका भी है, उसमें इजराइल भी है, उसमें इंडिया भी है। और इंडिया जो है ये शेर बन के आगे
इरफान, जनरल साहब शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ये हमारे जी जनरल साहब दोबारा आ गए जी। जनरल साहब की आवाज नहीं आ रही अब। जनरल साहब आपकी आवाज जो है वो चली गई है, दोबारा जो है आप कोशिश कीजिएगा, अगर दोबारा जो है आप इरफान, मैं आपको म्यूट हो। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब जो आप आप जनरल रोशनी साहब से डालिएगा जी। क्योंकि जनरल साहब दोबारा हमें ज्वाइन कर लें। उसमें इरफान ये बात है कि जो इंडिया ने एक अपनी पॉलिसी जो थी नॉन अलाइनमेंट की, वो बहुत अरसे तक रही। इरफान, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है वह। हाँ, तो जो इनकी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी जो 1948 से लेके अब तक रही कि हमने किसी के उस तरह से थादी नहीं बनना, तो बीजेपी की सरकार ने वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी जो इस भारत के बानियों ने बनाई थी उससे इनहराफ करते हुए अमेरिका का जो है वो अलाइन की कोशिश की। तो अमेरिका जो इतनी देर अफगानिस्तान में बैठा रहा है, उसमें अमेरिका का असल मकसद जो था वो ये था कि इस खिते में अपना असर रसूख बढ़ाना, और एक जो आयरन कर्टन की पॉलिसी है चाइना के इर्द गिर्द अपनी मौजूदगी रख के उसको पर अमल पैरा होना। लेकिन वो जो अब आपको पता है कि इतने साल रहने के बाद अब अफगानिस्तान में अमेरिका नाकाम हो गया है, और प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा है कि उन्होंने हर सूरत में जो है वो अब जाना है। और अफगानिस्तान में बैठ के इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इतने साल पूरी दिहाई जो है वो दहशतगर्दी करवाने की कोशिश की पाकिस्तान में, वो पॉलिसी होगी नाकाम। तो अब इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि अफगानिस्तान से जो है वो अमरीकी फौजी ना जाएं, लेकिन बहरहाल वो जा रहे हैं। तो उससे इस खित्ते का जो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो चेंज हो गया है। तो भारत ने दूसरों की माँ पे जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि अच्छा डॉक्टर साहब, चाइना जो है, ये एक 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 चीज मुझे वाजिया कर दीजिएगा। अगर ये कहा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक महाज पर, सफारती महाज पर, या आर्मी जो अस्करी महाज है उस पर नाकामी के बाद जो है वो नरेंद्र मोदी ने जो है वो विजिट किया है और मोराल जो है अप करने की कोशिश की है अपनी आर्मी में, और इससे आप क्या समझते हैं, क्या नताइज बरामद होंगे आने वाले वक्त के अंदर? देखिए नरेंद्र मोदी ने उस मुल्क भारत को मुआशी तौर पर जो है वो बहुत बुरी तरह से नाकामी हुई है भारत की। उसका जितना इलेक्शन मैनिफेस्टो था सिर्फ नारों पर मबनी था। मुआशी तौर पर भारत पहले से गरीब हो गया है, 34% लोग जो हैं उनके पास खाने को कुछ नहीं है। फिर जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है कोविड क्राइसिस को, वो हमारे सामने है। उस पर रही सी कसर जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्स किया है इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का, उसकी वजह से अपोजिशन से भी आवाजें उठी, उनके मीडिया ने भी कहा कि मोदी ने बहुत कमजोरी दिखाई है, और आम आवाम भी ये कहने लग गए कि देखिए जब पाकिस्तान की बात आती है तो ये नारे वो सो कॉल्ड कि हम पाकिस्तान पे स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स के नतीजे में सो कॉल्ड सिर्फ दरख्त ही हमारे कुछ तबाह हुए, और अपना वो एक पायलट भी बेचारा जो है वो पाकिस्तान में फंसा बैठे और फिर वो छूटा, वो सारा हमारे सामने है। तो बात यह है कि मोदी वहां गया है तो वो सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए गया है कि अपनी फौजों को जाके बताया कि हम आपके साथ हैं। अब देखिए ना कितनी शर्म की बात है कि एक भी गोली नहीं चली और आपके 10 फौजी मारे गए, आपके कमांडिंग ऑफिसर्स में। और फिर ये है कि आपके बहुत सारे ऑफिसर्स को चाइनीज फौज जो है वो उठाकर ले गई और बगैर किसी गोली के चलाए। तो कल को अगर खुदा न खास्ता कोई जो है वो वॉर होती है तो फिर आपकी हालत क्या होगी। दूसरी बात मैं थोड़ी सी क्लियर करता चलूं कि जो भारत, जैसे जनरल साहब फरमा रहे थे मुझसे पहले, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो कभी भी ये भारत का ही रहा है कि जी ये हमारा इलाका है, ये कभी भी इसका तयन नहीं हुआ। 1865 में जो है वो विलियम जॉनसन लाइन बनाई गई थी। तो उस वक्त इस इलाके पे जो सिंकियांग प्रोविंस है इस पे चाइना हुकूमत नहीं करता था, कंट्रोल में ये इलाका आया 1878 में। तो फिर 1899 में उस वक्त को ये जो मालिक थे बरसगीर के अंग्रेज, उन्होंने उन्हें क्योंकि रशिया के हमले का खतरा था 1899 में, तो उन्होंने ये सारा सिंकियांग का इलाका, अक्साई चीन, उन्होंने खुद प्रपोज किया था कि चाइना टेक ओवर कर ले, क्योंकि कल को अगर रशिया अटैक करता है 1899 में या 1900 में तो चाइनीज जो है इसका डिफेंस करें। तो जब आपको पता है नेहरू ने भी ये बात की थी उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि कौन से बॉर्डर की आप बात करते हैं, हमने अभी कभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को आपके साथ हदबंदी नहीं माना, और आप तो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है भारत की एक रियासत है, वो हमारा वो सारे का सारा जो है वो चीन का हिस्सा हिस्टोरिकली, हमने तो आपसे वो वापस लेना है। सो इस वक्त जो है वो भारत की बहुत सुबकी हुई है इसके नतीजे में। अब वो जो है वो, और जो उन्होंने कहा जी हाँ अगर उन्होंने 20 उठाए हैं तो हम भी 40 चीनी उठा के ले आए थे, तो किधर है वो 40 वो दिखाए।
उनकी कैजुअलिटीज हुई, उन कैजुअलिटीज का कोई ना कोई वीडियो होगी, कोई रिकॉर्ड होगा, तो वो उन्होंने सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए कहा कि हमने भी चीन का नुकसान किया। कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस तरह कहा था पाकिस्तान पे हमने जो है वो स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की थी, हमने घुस के पाकिस्तान को मारा, उसके नतीजे में पाकिस्तान के चंद उन्होंने दरख्त तबाह किए थे जो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों को दिखा दिए थे उस वक्त। तो ये भारत की इस वक्त जो है वो सूरत हाल है। अच्छा जनरल साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह बड़े जो उनके चैनल्स हैं वहाँ पर सुकरात बुकरात और अफलातून जो बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि अमेरिकन जो इदारे हैं वो भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और फिर वो दावा कर रहे हैं कि 55 जो है वो हमने चाइनीज फौजी जो है वो हलाक किए हैं। इस हवाले से रियलिटी क्यों नहीं यानी पता चल रही, या इंटरनेशनल मीडिया को क्यों नहीं जो है वो खबर हुई कि इतनी जो है वहाँ पर हलाकतें हुई हैं चाइनीज की तरफ से? इसको थोड़ा सा आप क्या रियलिटी है वो इजहार कीजिएगा। देखिए, आज के दौर में जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ब्रेक थ्रू है और सैटेलाइट्स देख रहे हैं, वो गाड़ी के उसके नंबर को भी पढ़ लेते हैं और आपकी जेब में टेलीफोन को भी देख लेते हैं, तो उनसे कुछ चीज छुपी नहीं रहती। अगर ये चाइनीज की कैजुअलिटीज हुई होती और वो उसको इवैक्यूएट कर रहे होते तो वो पता लग रहा होता कि कहाँ कितने बंदे किधर गए हैं। ये कैजुअलिटीज ही नहीं क्यों है, चूंकि देवर कॉट ऑफ गॉड, इनको पता ही नहीं था कि हमने किया। और दूसरा बात जो है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं कि कभी भी चाइना जी ने जी। नहीं माना, लेकिन इनके साथ एक अरेंजमेंट जरूर हुआ था कि जी हम आप वो इलाके में रहे, हम इधर रहते हैं, हम इसको मानते तो नहीं है, हम वेपन ना आप उठाएंगे ना हम उठाएंगे। इस तरह एक अंडरस्टैंडिंग सी चल रही थी। 1993 के थ्री अंदर मेरे ख्याल से गालबन जो हाँ है वो 90 इनके साथ 92, हाँ एग्रीमेंट। ले 1992। हाँ लेकिन हाँ 90। और दूसरा ये है कि ये इनके 10 बंदे नहीं 20 बंदे जो इन्होंने खुद डिक्लेयर किए हैं, लेकिन एक्चुअली भी इनकी कैजुअलिटीज ज्यादा हुई है। और इन्होंने कहा था हमारा एक बंदा भी मिसिंग नहीं है, और उसके बाद अगले दिन ही उन्होंने 10 और दे दिए कि ये भी पकड़ लें। और कुछ इनके पानी के अंदर वो जो रिवर है उसमें डूब के मरे हैं। देखें, इनको बहुत ज्यादा बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा है। दैट इज वाई अभी आप देखिए मोदी गया उस हॉस्पिटल में, तो वो फ्रंट लाइन से 200 किलोमीटर पीछे एक अस्पताल में जाके, जैसे उसके अंदर एक प्रोजेक्टर भी लगा हुआ था, स्क्रीन भी लगी हुई थी, तो पता लग रहा था कि ये बिल्कुल एक ड्रामा वो करके ना तो डॉक्टर साहब पब्लिक यकीन सोशल है उनको। जी जनरल साहब, सोशल मीडिया पे मुन्ना भाई एमबीबीएस के नाम से जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड जो है वो सर्कुलेट हुआ है, मजाक उड़ाया जा रहा है कि जी ये जी। मोदी किस हॉस्पिटल में है और कहाँ गया है। देखिए, अभी इंडिया का जो पोजीशन है ना, अनफॉर्चुनेटली बड़े ओहदे पे छोटा बंदा बैठा हुआ है। इंडिया एक बड़ा वर्सेटाइल मुल्क है और इसको मानना पड़ेगा। इसकी एक अपनी तारीख है, हिस्ट्री है, इसमें रिसोर्सेज हैं, उनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं। लेकिन लीडर से बात बनती है ना। आप देखें साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला आया, अंग्रेजों ने क्या उनको मार मार के धुड़गत मुजाई थी, उसको भी 27 साल अंदर रखा, लेकिन वो लीडर ऑफ स्टेचर था। वो आया, उसने कौम को इकट्ठा किया और आगे चलाया। ये है छोटा बंदा, ये मतलब है लीडर नहीं, ये तो दहशतगर्दी के खाते में आता है। ये तो बुचर है। 2000 लोगों को जलाया गुजरात में, और अभी भी जी ये मार के खुश होता है। इसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। इसके ऊपर वीजा की रिस्ट्रिक्शन थी दहशतगर्दी के इल्जाम में कि ये नहीं आ सकता। यूरोप के भी डबल स्टैंडर्ड है ना, अमेरिका के भी। और बैनुल अक़वामी सतह पे मोरालिटी, ऑनेस्टी, ये जो हम बात करते हैं ना, मॉरल वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स, दिखावे की बातें हैं। जहां आपको दिल करता है वहां आप वो करते हैं, जहां आपको आंख बंद करते हैं। अभी आज ही मैं बात कर रहा था बोस्निया के एम्बेसडर के साथ जो पाकिस्तान में है, और मैं देख रहा था कि आज से 25 साल पहले जुलाई 1995 में, 94 में मैं भी बोस्निया गया था बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ। तो 95 में वहां उन्होंने बोस्नियन सर्ब्स ने 8000 मुसलमानों के सर कर कलम किए, और उनको मतलब वर्स्ट किस्म की जेनोसाइड जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में होलोकॉस्ट के बाद थी वो हुई थी। तो उस पे यूएनओ ने क्या किया? पैलेस्टीनियन का यूएनओ क्या कर रहा है? कश्मीरियों का यूएनओ क्या कर रहा है? ये एक लॉकडाउन इसका कोरोना का है और एक लॉकडाउन मोदी का है, जो कि कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है मोहलिक। और जी। उसके अंदर दरिंदगी है, मोहलिक भी है। तो मेरे ख्याल में ये बैनुल अक़वामी जमीर चूंकि खाबीदा है और हम बातें बड़ी करते हैं। हमें जब जहां चढ़ाई करनी हो, एक चिट ली तो अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दी,
अभी इराक का कोई कसूर नहीं है, लेकिन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उड़ा के रख दो। पाकिस्तान को दबाया कि आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, इनको भी कड़ाका निकालो। तो देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ एब्सेंट है। अच्छा और जब अच्छा तक कि यूएनओ जनरल यूज, साहब, जी 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 जी, यूएनओ जी के जी हवाले से भी मैं कुछ लोग जो हैं, हमारी जो डायस्पोरा कम्युनिटी है, जो कश्मीरी हैं, यहाँ आबाद हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का यानी 5 अगस्त के बाद जो जारहाना रवैया होना चाहिए था, री ऑक्यूपेशन और अग्रेशन भारतीय की तरफ से जो हुआ, वो कहीं दिखाई नहीं देता। क्या पाकिस्तान पर भी कोई बोझ है, कोई जोर जबरदस्ती है, हुकूमत की कोई पॉलिसी क्लियर नहीं नजर आ रही कश्मीर के हवाले से, या ओवरऑल जो है? देखिए, देखिए ये एक अनफॉर्चुनेट स्टेट है। हम्म, पाकिस्तान के हर हाकम ने कश्मीर काज के लिए अपना जोर लगाया है, वेदर वो मिलिट्री हम्म, का लीडर था, वो हम्म, बेनजीर भुट्टो थी, नवाज शरीफ था, परवेज हाँ, मुशर्रफ साहब थे, या भी इमरान खान ने जाके अपनी यूएनओ में अपनी तकरीर वगैरह की, जोर लगाया, सब कुछ। लेकिन सर देखो, हम्म, तकरीरों से मसाइल हल नहीं होते। मसला ये हम्म, होता है कि आपकी पोटेंट स्ट्रेटेजी हो, आप ऑन हम्म, ग्राउंड एक्शन लें। मैं जब गया हम्म, एज ए स्पेशल एनवाय ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन कश्मीर 2016, आपसे भी मुलाकात हुई, वहां हमने इंटरव्यू भी किए, बर्मिंगम, हम्म, मैनचेस्टर में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया, हाउस ऑफ कॉमन्स में हमने लोगों को वो किया। मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल में गया, लॉर्ड फील्ड गथरे हम्म, से मुलाकात की, तीनों सर्विस चीफ से मिले। आपको हम्म, ऑब्जेक्टिवली आगे चीजों को करना है। आपको अफ्रीकन हम्म, कॉन्टिनेंट में जाके छोटे मुल्कों को भी बताना चाहिए, क्योंकि उनके वोट्स हैं। आपको हम्म, P5 को भी एक्सप्लेन करना चाहिए। आपका कश्मीर डेस्क होना चाहिए, जो बड़े आपकी एम्बेसीज हैं, मसलन लंदन वाली है, या आपकी यूरोप के अंदर और जो अमेरिका वगैरह पे है, तो उसके लिए और आपको एनवाइस भेजने चाहिए। अभी मैंने हम्म, यही मौजूदा हुकूमत को बताया है, और शाह महमूद हम्म, कुरैशी साहब को भी बताया है, टीवी पे भी हम कहते हैं कि हमारा हम्म, पाला एक बड़े ही कमीने दुश्मन से है, और वो ऐसा है हम्म, जिसके कोई मॉरल्स और कोई बात नहीं है, वो बात भी नहीं करना चाहता, वो आपको स्टैब करना चाहता है। तो आपको हम्म, चाहिए कि डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जो है वो बड़ा हम्म, जोरदार तरीके से होना चाहिए। तो आप अगर टेलीफोन करेंगे तो उसका, अगर आप लेटर लिखेंगे तो एक असर होगा, टेलीफोन करेंगे, बात करेंगे, थोड़ा ज्यादा होगा। अगर आप खुद जाके वहां आप हम्म, साथ डोजियर्स ले जाते हैं। मैं हम्म, लैपटॉप के ऊपर वो फोटो ले हम्म, गया था, जो बच्चियों की आंखों में पैलेट गन्स है। तो जब फील्ड हम्म, मार्शल गथरे जो है ना, लॉर्ड भी हैं और वो क्वीन के हम्म, साथ हैं, उन्होंने जब देखा मुझे ब्रेकफास्ट टेबल पे, मैंने उनको दिखाया, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, जनरल, योर केस इज नॉट बीइंग प्रोजेक्टेड ऑन द वेस्टर्न हम्म, मीडिया प्रॉपरली इन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड इंग्लिश चैनल्स। तो आई सेड कि हम्म, यस, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। तो आई थिंक कि हम्म, इसलिए वहां जहां हमें इंटरनल सिचुएशन को संभालना है, जहां इकोनॉमी का रिवाइवल करना है, वहां आपने डिप्लोमेसी में और फॉरेन पॉलिसी में अपने आप को आगे लेके जाना है। देखिए, लीडरशिप का जो स्टेट्समैनशिप का इम्तिहान है, वो यही होता है कि हम्म, चैलेंजेस बहुत हैं। अगर ये हम हम्म, अब अंदर घुसे हुए हैं, एक दूसरे को नकलें लगा रहे हैं, इमरान खान साहब कहते हैं, हम्म, बिलावल भुट्टो कहते हैं, जब बारिश आती है तो पानी आता है, फलाना, ये छोटी टाक है। यानी इन बड़े हम्म, लोगों से बड़ी बात की होनी चाहिए, और इनके ऐसे हम्म, स्ट्रेटेजिक मूव हो कि दूसरे मुल्क को हिला के रख दें। आप देखें ना, हम्म, जब जुल्फकार अली भुट्टो ने उस वक्त एक OIC की मीटिंग बुला ली लाहौर के अंदर, इसी तरह हम्म, आप ये प्रेशर क्रिएट करते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में हम्म, जाएं, रशिया में जाएं, चाइना में जाएं, P5 में जाएं, लोगों से मिलें, हम्म, उनको यूएनओ के साथ बहुत से अपने उनके साथ गुफ्तगू हो। तो आई थिंक उस हम्म। सूरत के अंदर हमें और ज्यादा मौसर हो सकते हैं। ठीक हो गया, इरफान, मैं दोबारा आता हूँ जनरल साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मैं एक पहले क्वेश्चन कर लूँ, फिर आप जो है जो भी कमेंट्स करना चाहें। जी, मैं जानना ये चाहता हूँ कि देखें, $200 बिलियन तक जो है दफाई बजट है चाइना का, $48 बिलियन जो है वो भारत का है। उसके बावजूद जो है भारत की तरफ से प्रवोक किया जा रहा है, बहुत ज्यादा रिएक्शनरी जो है वो स्टेटमेंटें आ रही हैं। हालांकि जो चाइना का सफीर है, जिस तरह जनरल साहब ने और आपने भी कहा कि बड़े वो पीस लविंग जो है वो पीपल हैं, लेकिन अगर प्रवोक किया जाएगा, अगर उनको जंग पर मजबूर किया जाएगा, तो फिर इसका जो है रद्द अमल क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा? इरफान, मैं थोड़ी सी बात पहले कर रहे थे, रहूंगा, लेकिन मैं जी जी। आपके सवाल का पहले जवाब दे दूं।
बात यह है कि बयानात देना और टीवी शो में जंगें करना बहुत आसान होता है। जैसे जनरल साहब ने और मैंने आपको शुरू में कहा कि ग्राउंड के जी ऊपर वॉर लड़ना बहुत मुश्किल है, और भारत किसी तरह भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि वो कोई अग्रेसिव हम्म स्टांस ले, ना ही इन्होंने लिया, क्योंकि उन्हें एक सुबकी हम्म हुई है। इस वजह से वो एक जो है ना, जिसे हम कहते हैं वॉर ऑफ वर्ड्स, लफ्जों की हम्म लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो हम्म सिर्फ अपने अवाम के लिए लड़ रहे हैं और किसी हम्म काम के लिए नहीं लड़ रहे। तो इस वजह से हमें वो प्रवोक करेंगे तो मुंह की खाएंगे। और हम्म मेरा ख्याल है कि चाइनीज भी इस सारी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। सो इसमें भारत का ही हम्म नुकसान है। मैं जो थोड़ी सी बात जो पहले जनरल साहब कह रहे थे ना, अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में कहा जाता है, क्योंकि अब मेरी थोड़ी जिम्मेदारी भी है अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से। एक तो यह है कि हम्म बहुत दफा मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की ना तो कोई अपनी आर्मी है, ना ही हम्म अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो किसी इंटरनेशनल आर्मी या पुलिस फोर्स का नाम है। अक़वाम मुत्तहिदा बुनियादी तौर पर, ये यूनाइटेड नेशंस जो है, वो दुनिया की अक़वाम का एक फोरम है, जहां हर हम्म कौम ने अपने मुफादात की लॉबी करनी है और दीगर अक़वाम हम्म को अपने साथ लाकर खड़ा करना है कि हमारे ये मसाइल है, आप हमारा ये स्टांस है, इसमें आप हमारी मदद करें। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह से पाकिस्तान को कश्मीर के ऊपर या उस खित्ते के और रीजन के और इश्यूज करनी चाहिए थी, उसमें हम बहुत पीछे है पाकिस्तान जो है। जैसे मैंने आपको एक दफा पहले भी बताया था कि दिसंबर 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा का एक स्पेशल सेशन, जो हमारा हम्म प्रिवेंशन ऑफ जेनोसाइड या इंसदाद नस्ल कुशी का जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, उसके 70 जी साल मुकम्मल होने पर। तो उसमें मैं जाहिर है मैं उसके बोर्ड पे हूँ। बहुत बड़ी वो तकरीब थी, अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में हुई, और उसमें अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन, रशिया, यानी 136 रियासतें जो थीं और उनके हेड ऑफ डेलीगेशन शरीक हुए। लेकिन मेरे पास अब भी तस्वीर पड़ी है, पाकिस्तान की जो नशिस्त थी उस सेशन में वो खाली रही। भारत भी था, बांग्लादेश ने पाकिस्तान पर बहुत हर्जा कि आपने, पाकिस्तान ने हमारी 1971 में जो है नस्ल कुशी की थी। तो अच्छा मौका था कि आप उस मौके पर कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाते, क्योंकि जैसे जनरल साहब कह रहे थे, वजीर आजम इमरान खान ने जनरल असम्बली में तकरीर की, तो मैं उस वक्त वहां मौजूद था, आपको पता है। तो वो जो तकरीर थी वो शायद पाकिस्तान को की, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में शायद वो पजीराई हासिल नहीं कर सकी, क्योंकि जज्बाती तकारीर करने से कुछ नहीं होता। जब अक़वाम मुत्तहिदा के सेशंस होते हैं, बेशक वो सलामती काउंसिल का सेशन हो, जनरल असम्बली का हो, ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हो, तो वो सेशन होने से कई महीने, कई साल पहले जो मुल्क के सफारतकार हैं उनको लॉबिंग करनी पड़ती है, उन्हें दूसरे ममालिक को अपने मुल्क के एजेंडे के मुताबिक कन्विंस होता है। फिर जाकर उनके जो सरबराह मुमलिकत हैं, जब वो तकारीर करते हैं, तो उन तकारीर से कुछ निकलता है और बात आगे चलती है। जैसे अब अमेरिका में बहुत सारे, आपको पता है, मैं यूएस कांग्रेस के साथ भी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे वहां कई दफा एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर भी पेश हुआ हूँ। तो वहां बहुत सारे कांग्रेसमैन ऐसे हैं और कांग्रेस वुमन ऐसी हैं जो कश्मीर के बारे में बहुत ही कंसर्न है कि हो रहा है। सबसे बड़ी उसकी मिसाल ये है कि कॉकस है। कॉकस बेसिकली वो कांग्रेसमैन जो किसी एक मुल्क के लिए लॉबिंग करते हैं, ये इकट्ठे होते हैं। जो इंडियन कॉकस है उसके चेयरपर्सन ने और एक कि उनका ताल्लुक हिंदू मजहब से है, कांग्रेस वुमन है वो सियाटल से, कांग्रेस वुमन जयपाल, उन्होंने इतनी जरूरत दिखाई कि उन्होंने कांग्रेस से कहा कि इस पर खसूसी आप इसकी रखें, इस पर सुनवाई करेंगे कश्मीर में क्या हो रहा है। भारत को इस पर काफी तकलीफ भी हुई कि अमेरिकी कांग्रेस में उनकी कांग्रेस वुमन ने इसके ऊपर जो है वो एक बात की है। लेकिन और फिर आपको पता है, पहली दफा 2017 में मेरी स्टेट डिपार्टमेंट ने हवाले से रिपोर्ट भी छापी थी। लेकिन पहली दफा हुआ है पिछले 18 सालों के बाद भारत को पहली दफा यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कहा है कि इनको जो है वो ब्लैक लिस्ट किया जाए फॉर रिलीजियस फ्रीडम, जो है कश्मीर भी है। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत सारे ओपनिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान को उस तरह से लॉबिंग करने की जरूरत है। पाकिस्तान को एक पता में सिर्फ जनरल असम्बली के इजलास के वक्त जो है वो तकरीर करने की जरूरत नहीं है। उस जनरल असम्बली के या सलामती काउंसिल के इजलास से बहुत पहले से इस एजेंडे को सामने रखकर नहीं लॉबिंग करने की डॉक्टर जरूरत साहब, है। एक और देखिए, यूनाइटेड नेशन का एक किरदार जो बनता है वर्ल्ड लेवल पे, अगर वो इसराइल की सपोर्ट कर सकता है गरबे उर्दन पर कब्जा करने के लिए, अगर वो हांगकांग के लिए जो है, जो परमानेंट मेंबर है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, वो आवाज उठा सकते हैं, तो फिर कश्मीर क्यों नहीं? ये दोहरा मयार जो है क्यों दिखाई देता है? इकोनॉमिकली जो है इनके बेनिफिट्स हैं, इन्फ्लुएंस होता है किसी ना किसी का यूनाइटेड नेशन पर।
देखिए उसमें दो चीजें हैं। पहले तो मैं आपको करेक्ट करूं, अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है वो कंडेम किया है जो वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन हो रही है। उस पे अक़वाम मुत्तहिदा ने ना तो उसको सराहा है, अभी ना आपने अगर नजर रखी यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर हैं मिशेले, वो मुसलसल इस पे स्टेटमेंट दे रही हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी जो है नहीं किया जो वेस्ट बैंक के ऊपर इसराइल कब्जा करने जा रहा है। तो इस वजह से हमें डिस इन्फॉर्मेशन नहीं दूसरी बात यह है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, कि अक़वाम मुत्तहिदा खुद कोई चीज प्रीएम्प्ट नहीं कर, मेंबर स्टेट्स हैं, पाकिस्तान एक इमीडिएट मेंबर स्टेट है, चाइना जो उसका हमसाया मुल्क है वो सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल है, तो किसी न किसी मेंबर स्टेट को ये चीज इनिशिएट करके ले, जैसे जब इराक और अफगानिस्तान पे हमला हुआ इनिशिएट किया था अमेरिका और बरतानिया ने, तो यूनाइटेड नेशन इट्स है, इट हैज टू, उसका जो दारोमदार है वो अपने मेंबर ममालिक पर है। तो ये तो फिर पाकिस्तान और चाइना की जिम्मेदारी बनती है कि वो इफेक्टिवली लॉबिंग करें, और एक और चाइना तो आज जो है वो नेशनल जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसका मेंबर है, कि इस चीज को उसके एजेंडे पर लेके आए। और आपको पता है कि यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है कश्मीर के मसले का मुसलसल नोटिस लेती आ रही है, लेकिन अब आपको भी पता है कि यूनाइटेड नेशंस कोई इंटरनेशनल आर्मी का नाम नहीं है कि वहां फौज उतारे। और आप जनरल साहब जैसे कह रहे थे बोस्निया में जो हुआ उसके ऊपर भी आपको पता है कि जिन सरबों ने जो है वो मुसलमानों की वहां नस्लकुशी की, वो सारे के सारे बाद में ट्रायल हुए हैं और उनको सजाएं हुई। ऐसे नहीं है कि कौम मुत्तहिदा ने उसका नोटिस नहीं लिया। कश्मीर बहरहाल एक जो है वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, लेकिन आप ये भी देखें कि कुछ चीजें जो हमें जाहिर पता नहीं होती है आवाम को, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में चीजें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। जब भी कश्मीर लाया जाता है कौम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें फिर सबसे जो बड़ी रुकावट आती है वो ये पाकिस्तान और भारत ने शिमला मुआहिदा किया हुआ है, जिसमें उन्होंने ये जो है वो तहरीरी तौर पर अग्री किया है कि कश्मीर का मसला बहरहाल पाकिस्तान और भारत के दरमियान हल होना है और किसी तीसरी पार्टी ने नहीं हल करना। उसके बाद रही सही कसर जो है वो आपने जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वाजपेयी के दौरे के मौके पे फिर उसी शिमला मुआहिदा की पुरानी बात हो गई थी, लेकिन 1999 में आपने फिर उस पर मोहर लगा दी कि ये हमारे दरमियान ही हल होना है। तो आपको शायद लोगों को नहीं पता होगा, जब कोफी अन्नान गए थे साउथ एशियन विजिट पे, तो उनसे भी ये बात कही गई थी कि जनाब आप इस मसले का कोई हल करें। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए आप इस मसले का हल हम किस तरह करें। आपने पहले किया, और डेक्लेरेशन आपने किया है, उसमें भी आपने कहा कि ये दोनों मसला हल होना है, तो उसमें फिर हमारे लिए क्या रूम बचती है। एक जो चीज हमें समझनी चाहिए कि इस पूरी सिचुएशन में कश्मीरियों को ये समझने की जरूरत है कि दोनों ममालिक, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा कि वो कश्मीरियों को शायद एक पार्टी समझते ही नहीं कि कश्मीरी इटसेल्फ कौम के पर जो है वो इसमें एक फरीक है। तो दोनों ममालिक समझते हैं कि ये कोई जो है मामला है जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान तय होना है। सो जब तक आप जो असल फरीक है कश्मीरी या कश्मीर का रहने वाला या जिसने ये सूबतें उठाई हैं, उसको आप एक पार्टी नहीं बनाते, इस आवाज को उस तरह से आप दुनिया के सामने नहीं ला सकते। ये दुरुस्त है। ये देखें, एक पार्टी जो है हमें, डॉक्टर साहब आप इससे जो है, मुझे नहीं पता कि आप एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, 3 का ग्रुप जो है वो बना हुआ है। फ्रांस और अमेरिका और बरतानिया जो है वो एक पैनल पे हैं, रूस और चाइना जो है एक पैनल पे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, जाहिर है जनरल सेक्रेटरी जो है अकेला वो क्या कर सकता है या उनकी टीम क्या कर सकती है। डिसीजन मेकर ये लोग हैं, तो इनका जो है डिसीजन मेकिंग के हवाले से एक यानी बायस जो किरदार है वो दिखाई दे रहा है ना हमें। आप अगर हांगकांग के मुद्दे पे आप बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट भी उनके हक में बोल रहा है, यूनाइटेड किंगडम भी बोल रहा है, तो कश्मीर पे क्या हो जाता है, क्यों साम सूख जाता है? उसकी वजह ये है ना, हांगकांग का मसला जो है वो अमेरिकन और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस का मसला है, और उसकी उनकी बराह रास्त जो टक्कर है वो चाइना के साथ है। तो इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसमें जिन ममालिक के पास रिसोर्सेज हैं, जो ज्यादा लॉबिंग करते हैं, जो उस पर खर्च सकते हैं, जो दूसरी मेंबर स्टेट्स को साथ ला सकते हैं, उनकी उनकी बात चलती है। तो उसमें फिर आपको अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज और आपकी जो सूरत हाल है उसमें देखना होता है कि आप किस हद तक अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात जो है हमारे जो कश्मीरी कम्युनिटी है उनके लिए क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर है चाइना, और वो भी इस कश्मीर डिस्प्यूट के अंदर
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका है, यानी पहले से भी है, जी और अब जो है वो ज्यादा जो है किसी ना किसी तरह जो है कश्मीर इशू इन्वॉल्व है। तो आप समझते हैं कि जी। क्या वो यूनाइटेड नेशन के रूल्स रेगुलेशन को, कायदे जवाबत को जो है वो ओबे करेगा? देखिए बात यह है कि चाइनीज जो इन्वॉल्वमेंट है वो कश्मीर, हम्म, मैं क्योंकि इंटरनेशनल सिचुएशन को जानता हूँ, उनका ज्यादा हम्म, मसला इरफान जो है वो लद्दाख है। और उनका ठीक ज्यादा है। मसला कश्मीर, देखिए चीन, अब देखिए ना, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर चीन को इतना ही मुसलमानों से या पाकिस्तान से मोहब्बत हो, तो जो हम्म, वो कुछ मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, ओगे युगर ओगे मुस्लिम और मुस्लिम। मुसलमानों के जी साथ, जी जी। हाँ, और सिंचियांग प्रोविंस में जो कुछ हो रहा है वो हम सबको पता है। हम्म, तो चीन का असल मसला, एक तो ये उनकी सी पैक की हिफाजत है, लद्दाख हम्म, उनका मेन इशू है क्योंकि वो उसका जो रूट है वो तिब्बत तक जाता है। लेकिन हम्म, बहरहाल, अगर सी पैक ही अगर चाइना का मसला है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि सी पैक जहां से गुजरता है उसके साथ चीन की रोड के साथ कश्मीर लगता है, तो उस कश्मीर में अमन आना बहुत जरूरी है। तो मुझे इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि किसी भी बेशक उसका मकसद सी पैक हो, मौशी तरक्की हो, कुछ भी हो, कश्मीर का मसला हम्म, बहरहाल अब सर्द होने में नहीं रहेगा। कश्मीर का मसला हम्म। अब किसी तरफ जरूर लगेगा और जरूर हल होगा। वो अच्छा डॉक्टर साहब, डिप्लोमेसी। यहाँ जी जी, यहाँ यहाँ ये बड़ी खुशाइंद बात है, लेकिन ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझना चाहिए कि तीन न्यूक्लियर ताकत जो हैं वो उस एरिए के अंदर इन्वॉल्व हैं किसी ना किसी तरह, जहाँ पे इस वक्त कशीदगी है। तो क्या उनकी तवज्जो जो है कश्मीर डिस्प्यूट पर नहीं जा रही कि इसी की वजह से ये सारी चीजें जो है मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो इसको हल किया जाए? देखिए ये तो बड़ी क्लियर बात है कि ये तीन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और ये कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। इसलिए मैंने बड़ी दफा ये कहा है, कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आती, कि देखें हम्म, इन तीनों मालिक ने आपस में जंगें भी की हैं। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बफर स्टेट्स बने। एक हम्म, सिखों की बड़ी पुरानी जद्दोजहद चल रही खालिस्तान के हवाले से, अ, हम्म, एक पीसफुल तरीके से और हक के खुद इरादी को इस्तेमाल करते हुए, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को यूज करते हुए, कश्मीरियों को और पंजाब के जो इंडियन पंजाब है वहां के बसने वाले सिखों को ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपने मुकद्दर का फैसला कर सकें। इसके साथ साथ जो इंडिया की 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिनको सेवन सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है, वहां भी हम्म, लोग बड़े अरसे से अपनी आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो दुनिया को ये चीज हम्म, समझनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मसले हल नहीं होते और ये बफर स्टेट्स नहीं बनती, जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं जो इंडो चाइना बॉर्डर को पड़ती हैं, अगर वो हम्म, इंडिपेंडेंट हो जाए तो एक दरम्यान में चाइना और इंडिया के दरम्यान एक बफर बन जाएगा। तो जो न्यूक्लियर एक स्ट्रगल है और इतना जो मिलिट्री पे खर्च है वो कम हो जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर जो है वो सिखों को के खुद इरादियत मिल जाता है और उनकी अपनी रियासत वजूद में आती है, तो उससे भी हम्म। पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर स्प्लिट हो जाएंगे। इसी तरह लेकिन डॉक्टर कश्मीरियों साहब, का बहुत जब जब डॉक्टर साहब इंडिया ने जो है वो सिरे से आर्टिकल 1 को, जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उसे डिनाई कर दिया, 90 गालिबन 1966 जी के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ है जी। यूनाइटेड नेशन के अंदर, तो उसके बावजूद आप समझते हैं कि उस पर कैसे इम्प्लीमेंट, जो सिरे से डिनाई कर रहा है वो मानते ही नहीं है इस राइट को, तो वो कैसे देगा राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन? भाईजान, राइट जो है ना वो कोई देता नहीं है, हकूक लिए जाते हम्म, हैं। और जो उस हम्म, खित्ते की सूरत हाल बन रही है उसमें यह है कि अगर भारत एक जमहूरी तरीका इस्तेमाल नहीं करता, तो चाइना को अपनी हम्म, इन्वेस्टमेंट सेव करने के लिए अगर मिलिटरीली भी वहां इंटरवेंशन करनी पड़ती है तो वो शायद वो करेगा। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो कई दफा उस वक्त मानी जाती हैं जब आप जो है वो बैटल ऑन ग्राउंड हार जाते हैं। तो भारत के लिए अच्छा हम्म, मौका है, जैसे हम बरतानिया में रहते हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं और हमें फख्र है कि बरतानिया हम्म, दुनिया की असल जमहूरियत है। इसने अपने हम्म, बेशक हम छोटा सा मुल्क है लेकिन हमेशा इन्होंने अपने लोगों को हक खुद इरादियत या सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया है। ब्रेग्जिट के मौके पे दिया लोगों को कि आप फैसला कर लें। आपको पता है हम्म, स्कॉटलैंड में रेफरेंडम हुआ कि आपने स्कॉटलैंड में रहना है या नहीं रहना। इसी तरह हम्म, कनाडा ने जो है, आपको पता है कि हम्म, ओंटारियो ने और बड़ा मॉन्ट्रियल का वो जो सारा इलाका है जो फ्रेंच बेल्ट है, उनका था हम्म। कि हमने जो है वो कनाडा से अलग होना है, तो उन्होंने भी रेफरेंडम दिया। तो भारत को भी चाहिए कि वो अब 21वीं सदी में दाखिल हो जाए और लोगों की राय को दबाने की बजाय
उनको जो उनका हक है, जो उनका पैदाइशी हक है, जो इकवाम आलम ने उनको दिया है, उस पर अमल दरामद करें। दूसरी जो बात आप कह रहे थे कि दुनिया को समझना चाहिए। दुनिया के अपने बहुत सारे मसाइल हैं, दुनिया को समझाना पड़ेगा। उसके लिए जो भी फरीकैन है, खा वो यहाँ बैठे हुए कश्मीरी डायस्पोरा है या पाकिस्तान की लीडरशिप है, दे हैव टू रीच आउट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। उन्हें जाकर लॉबिंग करनी है और मौसर तरीके से करनी है और दुनिया को बताना है कि उस खित्ते का अमन जो है वो खतरे में है और ये अच्छा इंसानी डॉक्टर साहब, हकूक का मसला है। ये बताइएगा, 27 साल कबल जो है वो हांगकांग जो है अंडर कंट्रोल था यूनाइटेड किंगडम के साथ, किसी ना किसी तरह उसकी वाबस्तगी थी, अटैच था। जी। अभी जो है हमारा भी जो ये अनफिनिश एजेंडा है, जो कश्मीर है वो यूनाइटेड किंगडम का, फिर ये परमानेंट मेंबर है। आपने फिर कहा कि कोई इसमें जो है डाउट नहीं है कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी से माना जाता है, डेमोक्रेटिक जो है नाम्स यहाँ फॉलो की जाती हैं। उसके बावजूद क्यों जो है ये इनकी तरफ से जो है, क्या ट्रेड जो है इनकी प्रायोरिटीज है, ह्यूमन राइट्स पे ये कंप्रोमाइज कर रहे हैं? देखिए वो तो है, बरतानिया की जो पॉलिसी है वो अब उस तरह से एथिकल फॉरेन पॉलिसी नहीं रही। हमेशा और दुनिया में तो बहुत सारे ममालिक में पैराडाइम बदल गया है। कभी भी नहीं थी फॉरेन पॉलिसी जो थी बेशतर ममालिक की, हमेशा से जो है वो इकोनॉमिक सेंट्रिक रही है। लेकिन इरफान, उसमें हमें खासतौर से जो कश्मीरी कम्युनिटी है, मेरी उनसे गुजारिश है कि जब आप वोट देने लगते हैं थोड़ा बैलेंस रखा करें। आपने फैसला किया होगा कि हमने एक मखसूस पार्टी को ही वोट देना है, और माजरत के साथ अब उस पार्टी की जो नई लीडरशिप आई है, कश्मीर उनके लिए कोई मसला नहीं है। और अब जो आपको पता है मैं जिस पार्टी की बात कर रहा हूँ, कश्मीर पे जी उन्होंने जी। बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली है। और हमारे जो एमपीज हैं, बहुत सारे कश्मीर कम्युनिटी से जो इलेक्ट होके जाते हैं पार्लियामेंट में, वो भी उस तरह से कभी कभी प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन आवर में छोटी मोटी बात हमें सुनने में मिल जाती है, लेकिन उस तरह से वो लॉबिंग नहीं करते। अब देखिए ना, मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोग जो हैं, उनकी कौम के जो मसाइल हैं, उसके लिए वो लॉबिंग करते हैं और फिर उसके लिए वो कवानीन जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो कश्मीरी कम्युनिटी को भी ये समझना चाहिए कि हमारा जो एक्टिविज्म है या जो हमारी जद्दोजहद है वो अपनी कम्युनिटी के अंदर ही रह जाती है। हम अपनी ही कम्युनिटी को अपनी तकरीरें सुनाकर खुश हो जाते हैं। हम जलसे करते जी हैं, जी। यकजहती के लिए वॉक्स करते हैं। हमारे जो लीडर साहिबान हैं डायस्पोरा कम्युनिटी के, वो अपनी कम्युनिटी को ही तकरीरें सुना देते हैं कि कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है। किसको नहीं पता कश्मीर में क्या हो रहा है? लेकिन असल में जिनको सुनाने की जरूरत है, हमें उन तक पहुंचने की। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह आपने मेंशन किया, जो एक पार्टी की लीडरशिप है उसने बकायदा जो है इसे डिनाई नहीं किया, उन्होंने भी वही टर्म यूज किया जो पहले आपने जो है किसी ना किसी तरह उसे टच किया है, बायलैटरल इशू के हवाले से उन्होंने बात की है कि जिस तरह भारत और पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट है, तो जो हमारे कश्मीर के जो फ्रेंड्स हैं इनको नहीं चाहिए रिव्यू करनी चाहिए अपनी स्ट्रेटजी, अपनी पॉलिसी, अपना जो भी इन्होंने रॉन्ग डूइंग की है? बिल्कुल जी, करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है इरफान, मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये जो बायलैटरलिज्म है ना, कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हल होना है, कश्मीर जो है वो कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ना ही किसी के बाप जी की जी। जागीर है कि वो दो मुल्कों ने आपस में बांट लेनी है। पहली बात तो ये है कि कश्मीर के इस मसले में कश्मीरी भी फरीक हैं और कश्मीरी कश्मीर के असल मालिक हैं, वो जो भी फैसला करें। दूसरी बात ये है कि ये जो बायलैटरल इशू है, ये जोग्राफिए का मसला है। जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं वो एक दूसरा इशू है। कश्मीर एक मसला नहीं है, कश्मीर के बहुत सारे मसाइल हैं। उनमें से एक मसला जो है वो जुग्राफिये का भी है, जमीन का भी है, खित्ते का भी है, बाउंड्रीज का भी है। लेकिन उससे बढ़ के जो इस वक्त कश्मीर का मसला है वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। कश्मीरियों का जीना हराम किया हुआ भारत ने, वो असल मसला है। वो मसला भारत और पाकिस्तान के दरमियान हल नहीं होना, वो मसला भारत ने हल करना है। इसलिए हमारे जो कश्मीरी कम्युनिटी भी है और इसके जो लीडर्स भी हैं, उनको भी चाहिए जब लॉबिंग करें तो जो उसका टेरिटरी का इशू है, जमीन का मसला है, वो पता नहीं कब हल होगा, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन जो इंसानी हकूक का मसला है, वो बहरहाल एक एक मुख्तलिफ मसला है और उसको इंसानी हकूक के मसले के तौर पर ही उठाना चाहिए। नहीं, जी। लेकिन डॉक्टर साहब ये देखें कि जो लद्दाख के अंदर कश्मीरी रहने वाले हैं वो बकायदा तौर पर ये कह रहे हैं, वीडियो भी जो है सर्कुलेट हो रही हैं कि उन्होंने हमारे इलाके के अंदर, कश्मीर के उस खित्ते के अंदर चाइना ने कब्जा कर दिया है, अपने कैंप जो है वो लगा लिए हैं। तो भारत जो है इसे जो भी डिनाइड करता हो, एक डिस्प्यूट टेरिटरी है और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज है, दर्जनों जो है रेजोल्यूशन मौजूद है, उसके बावजूद जो है यूनाइटेड नेशन को इस वक्त नहीं चाहिए कि उनके जो ऑब्जर्वर हैं या फैक्ट फाइंडिंग मिशन है उसको वहां पर विजिट करना चाहिए, LAC को डिफाइंड करना चाहिए और फिर कश्मीरियों को सिक्योर करना चाहिए?
देखिए, बात ये मैंने आपसे जो पहले समझाने की कोशिश की वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा खुद कोई प्रीएम्प्टिव जो है मेजर नहीं ले सकती अनलेस के बहुत ज्यादा सिचुएशन एस्केलेट हो, जैसे सीरिया में थी तो यूएन ने जो है उसमें फौरी तौर पर इंटरवीन किया। उसके लिए फिर जो आप कह रहे हैं जैसे अब चीन है, तो भारत को चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा को कहे कि जी आप अपने मुबस्सर मिशन को भेजें, हमारी बाउंड्रीज की खिलाफ वर्जी हो रही। ये पाकिस्तान एक फरीक है, उसको चाहिए कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में कहे या वैसे यूनाइटेड नेशंस के फोरम्स पे कहे कि देखिए ये गलत हो रहा है, आप इस पे भेजें। लेकिन किसी ना किसी को बहरहाल कोई इनिशिएट करेगा तो फिर ही अक़वाम नहीं, लेकिन मुत्तहिदा पे कश्मीरियों में इसमें इसमें डॉक्टर साहब कश्मीरियों का यानी क्या कसूर है? वो तो मजलूम है, वहां पर डेली जो है शहादतें हो रही हैं। आपको पता है कि इतने कोरोना वायरस से जो है लोग वहां पर हलाकतें नहीं हुई जितनी शहादतें जो है अभी तक हो चुकी हैं इन 3 माह के अंदर। आप इससे जो है अवेयर होंगे। अभी जो रिसेंटली एक वाकया नहीं हुआ है, पता है वो तो। शबीर अहमद को जो है जी। वो शहीद किया गया है उसके नवासे के सामने, बुजुर्ग आदमी को। तो ये चीजें तो डेली वहां पर हो रही हैं, तो इसको भी, हाँ इससे लेकिन अवेयर नहीं है यूनाइटेड? बिल्कुल अवेयर है, और आपको शायद पता है इस बात का कि यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट्स का सेक्शन है, जिसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल कहते हैं, उसका जो जिनीवा में फाइनल जो जो सेशन था उसमें इस पे बात की। मिशेल बैशले जो नई चीफ कमिश्नर हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इसको कंडेम किया जो कश्मीर की सूरत हाल है, और मुसलसल वो इस पर बयान दे रही हैं। और वो इसके अलावा न सिर्फ कश्मीर के मसले पर, जो ओवरऑल सिचुएशन है इस वक्त मुसलमानों की, जो इस्लामोफोबिया में इजाफा हो रहा है भारत में, या जो माइनॉरिटीज की ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, उस पर अक़वाम मुत्तहिदा मुसलसल जो है अक़वाम आलम की तवज्जो भी दिला रही है और उस पर स्टेटमेंट्स भी दे रही है। लेकिन उससे बढ़ के ये है कि अमली इकदाम, अब जो ये अमली इकदाम की बात है वो बहरहाल जैसे आपको पता है इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में अक़वाम मुत्तहिदा को अपने जो मेंबर स्टेट्स हैं उस पर ही जो है वो इन्हिसार करना पड़ता है। तो चीन एक बड़ा मेजर पार्टी है इस पूरे इशू में, और आपने जैसे पहले कहा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर भी है, तो उसको चाहिए कि उसको सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाए और इसका जो है एक प्रैक्टिकल स्टेप्स आगे उठाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं चीज़ जानना चाहूँगा कि इस सिचुएशन के अंदर जी। सारी सूरत हाल एलएसी की भी आपके सामने है, एलओसी के ऊपर क्या हो रहा जी। है, वहाँ पे भी कश्मीरियों की शहादतें हो रही हैं। खुदा न ख्वास्ता चाइना और इंडिया का भी क्लैश होता है तो वहाँ भी कश्मीरी जो है वो उनकी शहादतें होंगी। फौजें तो जो है वो जी हाँ, अपना जाहिर है जो भी यकीनन। तो उसमें ये है कि देखिए, अभी हमें क्या क्या यानी आप क्या देखते हैं, क्या इसका आउटकम होगा? देखिए खुदा ना करे कि वहाँ न्यूक्लियर वॉर हो उसमें, या वैसे वॉर हो उसमें, बहरहाल कश्मीरियों का ही नुकसान होना है। मैं तो अपने बहुत सारी आपको पता लेक्चर्स में पहले ये बात की है कि उस खित्ते में अगर कभी जंग हुई तो उसके नतीजे में या पंजाब का नुकसान होगा, क्योंकि पहले भी जो है बहुत सारे जब भी जंग हुई है तो पंजाबियों का नुकसान हुआ या कश्मीरियों का नुकसान हुआ, और किसी का नहीं हम्म, होता। तो हमें अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि ये सिचुएशन जो है वो मजीद एस्केलेट ना हो और वहाँ कोई जो है वो बाकायदा जंग ना हो। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा, मुझे पता है आजकल कोरोना का भी मसला है और उस तरह से लॉबिंग नहीं की जा सकती फिजिकली, लेकिन मैं अपनी कश्मीरी कम्युनिटी से कहूंगा कि अपने एमपीज को लिखें, जितने जितने आपके एमपीज हैं, जहां जहां आप हैं, आप कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे अपने एमपीज को लिखें कि हमारे उस खित्ते के साथ ताल्लुक है, हमारे आबा अजदाद की वो जमीन है, हमारे रिश्तेदार वहां रहते हैं, हमारे आबा अजदाद की कब्रें वहां हैं, हमें उस सब का फिक्र है। तो हम आपको एज एन एमपी ये कहते हैं कि आप, बरतानिया एक बहरहाल दुनिया के सिस्टम में रसूख रखने वाला मुल्क है, आप इसका जी। नोटिस लें और इस मसले को, और वहां जो देखिए जो बायलैटरलिज्म की बात है वो जमीन जायदाद के झगड़े जिस तरह घरों में होते हैं वो बहुत लंबे चलते हैं, तो जो तो जमीन का तनाजा है वो बाद में हल होता रहेगा, लेकिन कम से कम जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है उसको बंद करवाएं। लेकिन उसके लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम एक प्रॉपर तरीके से कैंपेन करें, लॉबिंग करें, अपने एमपीज को लिखें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है डॉक्टर इक़्तिदार करामत चीमा साहब मौजूद थे। उन्होंने बड़ी जो है मुदल्लल गुफ्तगू भी की है, और चाइना इंडिया क्लैश के हवाले से और यूनाइटेड नेशन का जो किरदार है, क्योंकि ये खुद भी जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर और जनीवा के अंदर भी जो है वो जा चुके हैं और वहाँ प्रैक्टिकल जो है वो सारी चीज़ों से आगाह है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल जो है रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, वो सेनेटर मौजूद थे पाकिस्तान से। मैं आप दोनों अहबाब का सर डॉक्टर साहब
बहुत शुक्रगुजार हूँ। सामिन व नाज़रीन, अभी जो सूरत हाल है चाइना और इंडिया की, इस हवाले से जो चाइना का किरदार है वो बड़ा ही पीस और लविंग जो है, केयरिंग दिखाई दे रहा है। वो बार बार कह रहे हैं कि जब इंडिया और चाइना के माबैन मुज़ाकरात हो रहे हैं, पीस टॉक हो रही है, तो किसी भी एक फर्द को जो है इस चीज को उभारना नहीं चाहिए, नेगेटिव रंग नहीं देना चाहिए, चाहे वो कोई अवाम हो या ख्वास हो या जो भी हुक्मरान तबका है, उनकी तरफ से पॉजिटिव एक वे आउट जो है सामने आना चाहिए, ताकि इस जंग को जो है, ये जो जंगी सूरत हाल है, इससे बचा जा सके। इससे ज्यादा नुकसान जो है वो चाइना और भारत को क्या होगा, ज्यादा नुकसान जो है वो कश्मीरी कम्युनिटी का होगा। तो इस हवाले से जो है हमें जरूर जो है इंटरनेशनल लॉबीज को भी और जो फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर हैं उनको दुनिया के अंदर अपनी आवाज पहुंचानी होगी। मुझे अपने मेजबान एसएम इरफान ताहिर को अब तक के लिए इजाजत दीजिए। एक नए प्रोग्राम, नए अज़म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।